जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ये सभी स्टूडेंट एवं एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। दूसरा चैप्टर है ग्लोब। क्लास 6 चैप्टर 2 है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो यहाँ ग्लोब बनाया हुआ है और यहाँ पे इसको 23.5 डिग्री पे झुकाया गया है। यह काल्पनिक ग्लोब है, काल्पनिक पृथ्वी की काल्पनिक बनावट। तो यह मान लीजिए एक पृथ्वी है। पृथ्वी को हम 2 बराबर भागों में बांट दिए हैं। ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ऊपर वाले को फिर 23.5 डिग्री पे इसे काटा गया है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री काटा गया है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। और फिर 66.5 डिग्री पे काटा गया है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। उसी तरह फिर दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। उसी तरह बीच वाले को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से जब हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो कर्क रेखा और उत्तर वृत्त रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्ण शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। उत्तरी ध्रुव के लास्ट पॉइंट को हम टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं। उसी प्रकार हम पृथ्वी को 2 भागों में बांटने पर जब हम दक्षिणी ध्रुव की इधर जाते हैं तो उसी प्रकार मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच को खाली स्थान, बीच वाले जगह को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। शीतोष्ण, शीत भी है और उष्ण भी है। उसी तरह जब हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त पे बात करें तो उसे हम शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और उसी प्रकार जब हम पोल पे चल जाए, ध्रुव पर, तो उसे हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। तो विषुवत वृत्त, अभी तुरंत हम विषुवत वृत्त के बारे में पढ़ें। यह विषुवत वृत्त पृथ्वी हो गया, इसे 2 बराबर भागों में बांटता है विषुवत वृत्त। काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में सीधे आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी के दक्षिण में स्थित आधे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थानों स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ है। अब हम अक्षांश अर्थात समांतर रेखाओं के बारे में देखते हैं। अक्षांश या समांतर रेखा। अक्षांश या समांतर रेखा या लैटिट्यूड लाइन विषुवत वृत्त से मान लेते हैं यह एक वृत्त है। विषुवत वृत्त बीच वाला भाग हो गया। विषुवत वृत्त से ध्रुवों यानी उत्तर से दक्षिण तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहते हैं। इस तरह का हम जो खींचते हैं रेखाएं, इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो पश्चिम से पूरब की ओर, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ, नीचे को साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर वेस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश को अंश में मापते हैं। अक्षांश को अंश अर्थात डिग्री में मापते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होता है। अगर हम बात करें 2 अक्षांश की, मान लेते यह एक वृत्त है यानी पृथ्वी है, बीच वाले को हम विषुवत रेखा कहते हैं। अगर इस एक और विषुवत रेखा खींच दिए तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री। 0 और 1 के बीच में हमेशा कितना किलोमीटर होगा, 111 किलोमीटर। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगा, 111 डिग्री। अर्थात 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा 111 डिग्री होता है। विषुवत रेखा सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है। यह आप क्लियर हो गया होगा। विषुवत रेखा सबसे बड़ा, मान लेते हैं पृथ्वी है, इसको हम बीच बीच में बांटेंगे तो सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन हो गया, विषुवत रेखा, सबसे बड़ा विषुवत रेखा। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश या अक्षांश को दर्शाता है।
विषुवत वृत्त को हम किस किस नाम से जानते हैं? शून्य अंश से या अक्षांश से दर्शाता है। तो आगे है अब, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 होता है। अर्थात विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव की दूरी और बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 होता है। अगला है पॉइंट, अतः 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव पर, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यहाँ आपको क्लियर से दिखाई देता होगा, इसको बीच में काटा जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। यहाँ ऊपर हो गया कितना? 90 डिग्री तक। ऊपर वाले बिंदु को 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे वाले को हम 90 डिग्री दक्षिण कहते हैं। तो विषुवत वृत्त की उत्तरी सीमा उत्तर की सभी समांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और विषुवत वृत्त के दक्षिण की सभी समांतर रेखाएं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्लियर? अब इसी में एक पॉइंट दिया हुआ है, हाँ, चांदीपुर महाराष्ट्र एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका। चांदीपुर महाराष्ट्र और ब्राज़ील के दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश अर्थात 20 डिग्री पर स्थित है। तो लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तर में है। चंद्रपुर कहाँ है? विषुवत वृत्त के उत्तर में 20 डिग्री पे है। ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। तो चंद्रपुर विषुवत रेखा के उत्तर में 20 डिग्री यहाँ पे होगा और उसी प्रकार बेलो होरिजेंट विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में होगा। बेलो होरिजेंट कहाँ है? ब्राज़ील में है, तो यहाँ पे होगा बेलो होरिजेंट। तो इससे पता चलता है कि विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को दक्षिणी अक्षांश, ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो इसलिए चांदीपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और बेलो होरिजेंट 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। क्लियर हो गया होगा? अब जैसे हम विषुवत वृत्त के वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त से अगर हम दूर जाएंगे तो इसका अक्षांश का आकार घटता जाता है। मान लेते हैं पहले इस तरह का ऊपर में होगा सबसे, फिर इस तरह बढ़ता जाएगा, यानी विषुवत वृत्त के पास सबसे अधिक बड़ा अक्षांश रेखा होगा गोलाई के आकार में। फिर आगे है महत्वपूर्ण बातें, अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 हो गया 1, उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव में 90 डिग्री साउथ, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ऊपर वाला नॉर्थ। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी वृत्त कहते हैं। हम आते हैं अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उच्च ताप, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का अर्थ उच्च ताप होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा, अगर हम इस वृत्त को देखें तो कर्क रेखा, इस हरा वाला को हम कर्क रेखा कहते हैं और नीचे वाला हरा को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसके बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर चमकता है, ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक गर्मी होती है। अब आते हैं अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय नहीं, अब शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे ताप मध्य होता है और यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच होता है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो इस पार्ट से ऊपर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसको हम उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। इस वाले क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध अर्थात हल्का हल्का गर्मी, हल्का हल्का ठंडा लगता है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएं, नीचे यहाँ से इधर हो गया दक्षिणी गोलार्ध, इसमें मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा। इस बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? इस वाले भाग को
इस वाले भाग को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अगर ये गोलार्ध में देखा जाए तो इस वाले भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और फिर जाके इस वाले भाग को बीच वाले भाग को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और फिर नीचे में एक ठो है शीत कटिबंध क्षेत्र। शीत कटिबंध क्षेत्र नीचे में जो बचा ध्रुव वाले क्षेत्र यहाँ अधिक ठंडा होता है, ध्रुव वाले क्षेत्र। और यहाँ ऊपर में भी ध्रुव वाले क्षेत्र, ऊपर वाले नॉर्थ ध्रुव, नीचे वाले दक्षिणी ध्रुव। यहाँ सबसे अधिक ठंड होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी वृत्त और उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। टोंगा द्वीप के बारे में आप जान चुके होंगे। टोंगा द्वीप किसे कहते हैं? टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर एवं मॉरिस द्वीप हिंद महासागर एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर और मॉरिशस द्वीप यानी हिंद महासागर के एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। देशांतर रेखा पे आते हैं हम, जिसको हम लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं। इसकी कुल संख्या 360 है। पश्चिम में देशांतर की संख्या 179, पूर्व में देशांतर की संख्या 179, GMT ग्रीनविच 0 और 0 डिग्री देशांतर। तो अगर हम इसको उत्तर से दक्षिण की ओर अगर बांटे तो इधर वाला पार्ट हो गया पश्चिमी देशांतर, इधर वाला पार्ट हो गया पूर्वी देशांतर। तो इसकी संख्या अगर यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो इसकी संख्या 179 है, इधर से भी 179 है। अगर बीच वाला इधर एक ठो हो गया, एक ठो बीच वाला उधर उसके पार होगा, तो 2 ठो हो गया, जिसको हम GMT 0 डिग्री बोला जाता है। अर्थात 0 डिग्री देशांतर 2 ठो है, जिसको एक ठो को हम क्या कहते हैं? GMT कहते हैं। एक ठो देशांतर को हम GMT कहते हैं और दूसरे को हम सिर्फ 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ऊपर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा यामोत्तर रेखा के बीच की दूरी ही डिग्री, मिनट, सेकेंड में मापा जाता है। देशांतर रेखा किस में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है, मिनट में और सेकेंड में मापा जाता है, जो कि कोणीय दूरी का एक माप है। आगे बढ़ते हैं। सभी देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है। मान लेते ही एक ग्लोब हो गया और बीच में एक 0 डिग्री देशांतर हो गया, और इसके बगल से जो देशांतर गुजरता है यह हमेशा एक दूसरे क्या होता है? लंबाई समान होती है। अर्थात हम अगर एक इस पार्ट को देखिए और इधर इस पार्ट को देखिए तो दोनों की लंबाई समान रहती है। लेकिन ध्रुव से की ओर जाने वाली देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती है। लेकिन जैसे हम यहाँ से अगर बीच वाले पॉइंट से अगर हम ध्रुव की ओर जाएं तो एक दूसरे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटने लगती है। तो और एक बात इसमें और है, एवं ध्रुव एवं देशांतर रेखा के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। ध्रुव पर क्या होता है? देशांतर रेखा की दूरी शून्य हो जाती है। मान लेते हैं या ऊपर वाला ये देशांतर रेखा क्या, अगर मान लेते हैं या 2 लाइन खींचे, इस दोनों के बीच की दूरी सबसे महत्तम होगा, अर्थात 111.5 किलोमीटर है। अगर हम इस तरह हम धीरे धीरे दोनों लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ध्रुव पे आके इसका क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा, 0 किलोमीटर होगा। अर्थात ध्रुव पर 2 देशांतर के बीच की दूरी हमेशा 0 होता है। और अगर हम उस ध्रुव से अगर हम विषुवत रेखा के पास आते हैं तो इसकी दूरी बढ़ जाती है। ध्रुव पर सभी देशांतर रेखा मिलती है। तो अब देख रहे हैं कि सभी देशांतर रेखा ध्रुव पे ही जाके मिल रही है। उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों एक ही जगह जाके मिल रही है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा की ओर जाने वाली देशांतर रेखा के बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, मतलब वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, अगर हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो 2 देशांतर के बीच की दूरी बढ़ेगा, और फिर जाके अगर हम देशांतर से विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो दोनों के बीच की दूरी घटेगा और ध्रुव पे शून्य हो जाएगा। अब प्रधान यामोत्तर पे जाते हैं। प्रधान, मध्याह्न यामोत्तर या प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर तथा प्रधान मध्याह्न कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न कहते हैं।
यहीं से हम 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अगर इस 0 डिग्री से हम स्टार्ट करें तो उस पार भी हम कहाँ जाएंगे, 0 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। इस तरह हम कितना पुराएंगे, 179 पुर जाएगा। तो उस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब क्लियर हो गया होगा। अब लंदन, ग्रीनविच रेखा को यामोत्तर माना गया है। यानी हम ग्रीनविच जो है लंदन रेखा को प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है असम में धुबड़ी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर विस्तृत है। असम में धुबड़ी जो है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर हम ग्लोब बनाते हैं इस तरह का ग्लोब, तो बीच वाले 180 डिग्री हो जाते हैं और 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर यानी ऊपर में है, और पूर्वी देशांतर इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया नॉर्थ, उत्तर हो गया। तो हमारा असम जो है कहाँ पे, यहाँ पे असम है। अर्थात धुबड़ी जो है उत्तर में 26 डिग्री और अक्षांश देशांतर जो है इस तरह का, अगर देशांतर हम काटेंगे तो यहाँ पे एक देशांतर कटिंग होगा और यह अक्षांश कटिंग होगा। तो अर्थात यहाँ पे कौन है, असम का धुबड़ी है। इससे क्लियर हो जाता है कि धुबड़ी जो है अक्षांश 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब आगे है ग्रिड किसे कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा के जाल को ग्रिड कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे फिर से एक बार कि अक्षांश, तो इस तरह का हम एक वृत्त बनाएं और यहाँ पे हम काल्पनिक रेखा की, इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इस तरह का अक्षांश रेखा हो गया, इस तरह का अक्षांश रेखा हो गया। अगर हम इस तरह का अक्षांश रेखा और यह बीच वाला हो गया देशांतर रेखा, इस तरह का देशांतर रेखा खींचे, यह देशांतर रेखा हो गया। इस तरह देशांतर और अक्षांश को जब हम खींचते हैं, अक्षांश और देशांतर के जाल, यह एक जाल की तरह बन गया, आपको दिखाई दे रहा है एक जाल की तरह बन गया, इसे हम ग्रिड कहते हैं। अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखा के जाल को ग्रिड कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर स्थानों का सटीक पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्रिड का प्रयोग करते हैं। और ग्रिड किसे कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा के जाल को ही हम ग्रिड कहते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये देखिए हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काटती है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। क्लियर हो गया। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यह नॉर्थ अमेरिका है, या दक्षिण अमेरिका है, या अफ्रीका हो गया, और यह यहाँ पे एशिया हो गया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और यहाँ पे यूरोप हो जाएगा। तो बीच में ग्रीनविच रेखा देख रहे हैं आप, बीच में खींचा हुआ ग्रीनविच रेखा, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। जब हम पृथ्वी, जैसे इस तरह का पृथ्वी है, इसको आप बीच से अगर खोलेंगे तो ये बीच वाला पार्ट यहाँ पे है जो ग्रीनविच कहलाता है। तो उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, अर्थात ग्रीनविच के जो पूर्व में होगा उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जो पश्चिम में होगा उनका समय पीछे होगा, मतलब इधर पश्चिम हो गया, इधर पश्चिम, उसका समय पीछे होगा। समय के अंतराल की दर की गणना, अब हम समय का अंतराल के देख लेते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रीनविच के, मान लेते हैं पृथ्वी हो गया और ये बीच वाला हो गया ग्रीनविच। 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री 2 ठो होता है, तो एक ठो मान लिया है किसको, एक ठो को ग्रीनविच मान लिया 0 डिग्री को, और यह कहाँ से माना है, लंदन से माना है। तो ग्रीनविच के पूर्व में, तो इधर पूर्व हो गया। अगर हम ग्लोब देखें तो ग्लोब के पूर्व में इधर पूर्व हो गया, उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। यहाँ पे आगे होगा समय, यहाँ पे समय आगे होगा। अगर हम ग्रीनविच के पश्चिम में जाए, ग्रीनविच के पश्चिम में जाते हैं, यहाँ समय क्या होगा, उनका समय पीछे होगा, यहाँ पे समय पीछे होगा। तो यहाँ पे एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। अगर हम बनाने का कोशिश, यहाँ पे बनाया हुआ एक ठो समय के अंतराल की दर की गणना। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम लेती है। ठीक हो गया, क्लियर। पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है। तो 1 घंटा में कितना घूमेगी, 15 डिग्री। तो 60 मिनट में कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। एक घंटा को हम 60 मिनट में बदल दिए, फिर 4 मिनट बराबर हो जाएगा 1 डिग्री। अर्थात
1 डिग्री को घूमने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट समय लगेगा। 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम लेगा। तो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ बनाते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 12 बजे हैं 12 बजे हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में कितना समय होगा। तो 15 डिग्री पूर्व में हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। तब 15 डिग्री बराबर 15 गुना 4 हो जाएगा, अर्थात 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा क्या होगा, आगे होगा। ग्रीनविच से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात 1 बजेगा, क्योंकि 12 बज रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप 12 बजे हैं तो ग्रीनविच 15 डिग्री पूर्व में कितना समय होगा। मान लेते हैं कि पृथ्वी हो गया, यहाँ पे ग्रीनविच पे कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, और यहाँ से 15 डिग्री आगे जाते हैं। कितना डिग्री, 15 डिग्री आगे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो मिलेगा तो यहाँ पे 1 घंटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर 12 बज रहा है तो 15 डिग्री अगर तय करेगा, आगे जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा, तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, अर्थात 1 बजेगा। अब क्लियर हो गया होगा। फिर से यहाँ पे दर्शाया गया है 12 बजे हैं, ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे। अब 15 डिग्री किधर जाएंगे, मान लेते हैं ग्रीनविच बीच वाला हो गया। अब 15 डिग्री कहाँ जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे। इधर पश्चिम हो गया, वेस्ट, जिसको वेस्ट बोला जाता है, पश्चिम। 15 डिग्री पश्चिम जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 11 बजेगा, क्योंकि 1 घंटा हमको घटाना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा अब आप सबको। आगे है जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजेंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगा, क्योंकि जो आगे में 180 जो आगे में है 0 डिग्री, वही उसके पीछे भी क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री को ही क्या कहते हैं, 180 डिग्री माना जाता है। क्योंकि हम अगर इसको यहाँ से अगर चलना शुरू करेंगे, एक समय ऐसा आएगा फिर जाके इसके पीछे हम यहाँ पे आ जाएंगे, अर्थात 0 डिग्री को ही क्या कहेंगे, 180 डिग्री। तो 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगा। उसी तरह यहाँ पे दर्शाया गया है द्वारका अर्थात गुजरात में डिब्रूगढ़ असम के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। द्वारका, गुजरात और डिब्रूगढ़, मान लेते हैं भारत हो गया। यहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पे भारत बनाया हुआ है, और भारत बना के यहाँ बताया भी गया है कि यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गुजरात, और यहाँ से असम के बीच, गुजरात और असम के इस समय में 1 घंटा 45 मिनट का क्या अंतर होगा। अंतर होने का कारण इसलिए देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक से देख लीजिए आप भी। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट मतलब पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इसे भारतीय मानक समय भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरा तरह भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो मानक यामोत्तर देख लिया आप, भारत का मानक यामोत्तर कितना है, 82.5 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अब। भारत ग्रीनविच पूर्व 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है, अतः ग्रीनविच से भारत 5.5 घंटा आगे है। तो यदि लंदन पर 2 बजेगा तो भारत में 7:30 बजेगा, क्योंकि हमको 5-5.5 घंटा क्या करना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूर्व की ओर जा रहे हैं। अगर मान लेते हैं ग्रीनविच हो गया तो हम इधर पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो पूर्व की ओर जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 में क्या करेंगे, 5 घंटा और आधा घंटा जोड़ देंगे, 5 2 7 घंटा, 7.5 घंटा हो गया। क्लियर हो गया। अब अगर हम यही बात पश्चिम में जाते तो इतना हम घटा देते हैं। तो कुछ देश में देशांतर विस्तार अधिक होने के कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे फ्रांस के पास 13 मानक समय है, रूस के पास 11 मानक समय है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए सबसे अधिक किस देश के पास मानक समय रेखा है। तो फ्रांस के पास 13 मानक समय रेखा है, रूस के पास 11 है। रूस के पास कितना है, रूस के पास 11 मानक है। पृथ्वी के एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, अर्थात 24 मानक समय में बांटा गया, जिसमें सबसे अधिक किसका है, फ्रांस का है। अब भारत का मात्र एक ही है, वह कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, यानी 82.5 डिग्री पूर्व। तो अब चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।